हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल से हम एक नया चैप्टर पिकअप कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है, पर हम इसे कुछ डिफरेंट रखेंगे। वो क्या डिफरेंट होगा हम अभी आपको बताएंगे। अगर हमें कोई भी चैप्टर समझना हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर हमें एक आउटलाइन मिल जाए कि शुरू से लेकर अंत तक हमें पढ़ना क्या है, उसकी एक समरी, एक जिस्ट हमें मिल जाए, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है समझने में। क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें पता होता है कि आगे चल के कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, एक आइडिया मिल जाता है। तो हमें एक जर्नी का एक खाका सा मिल जाता है। और वैसे भी अब तो सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कोई भी ख्वाब है 100% मार्क्स का, 100% मार्क्स मिलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ले आते हैं। और बहुत खुशी होती है सब जानकर कि स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर 100% मार्क्स। लेकिन उसके लिए चैप्टर पढ़ना अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस ट्यूटोरियल को मैं ऐसे बनाऊंगा कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। वो ये है कि हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज को लाइन बाय लाइन ना लेकर के, हम पूरा चैप्टर तो हम स्टडी करेंगे पर थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेन स्केच मैं आपको बना के दूंगा, जिससे कि आपको मेन पॉइंट्स पता चल जाए। इसके अलावा जो फुल नोट्स चाहिए उसी टॉपिक का, तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ जाके आप पूरे पूरे मतलब एकदम डिटेल्ड नोट्स आपको हर चैप्टर का हमने दिया हुआ है, तो इस चैप्टर का भी आपको मिल जाएगा। और इस ट्यूटोरियल में हम एक पेन स्केच तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर भी मैं आपको दूंगा। अब वो सब मैं आपको वेबसाइट पे भी उपलब्ध हम करा देते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक रहता है। और आप अपने क्वेश्चन आप वीडियो फॉर्म में भी बना के हमारे पास, हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में भेज सकते हैं, या मेरे पास पर्सनली भेज सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके वीडियो के साथ रख कर उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी दिन बाद ये बन रहा है, इस ट्यूटोरियल पर मैं डाल रहा हूँ। तो उसकी कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। बट एनीवे, एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल इस चैप्टर का मतलब हम कोई भी टॉपिक पिकअप करने वाले नहीं हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको एक आउटलाइन दूंगा कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है इसमें, है ना, एक जिस्ट मैं आपको दूंगा। तो ये थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत करता है चैप्टर, हालांकि पूरी हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है वो सब ऐसे ही है। मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ भी बनाई हुई है, नोट सीरीज़ भी बनाई हुई है, पर इसमें अब चूँकि बुक्स आगे चल के चेंज होने वाली हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल बना के करूँगा क्या, तो हम एक कॉम्बिनेशन रखेंगे नोट्स का भी और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का भी इसमें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स का ख्वाब है कि हमें 100% मार्क्स स्कोर करना है तो वो निश्चित है कि कर पाएंगे, बशर्ते मुझे फॉलो करते रहें। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का विकास कैसे हुआ, वही हमको इस ट्यूटोरियल में पढ़ना है, मतलब इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, समझना है। और शुरुआत जो पहला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। बस एक हल्का सा आइडिया है कि पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, दूर दराज के देश हैं, वो जब आपस में उनके लोग, वहाँ की चीज़ें आपस में डिफरेंट इंटरेक्शंस आपस में होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल कनेक्टिविटी हम उसे कहते हैं। बट डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस एक जैसे मैं आइडिया दूँ, कभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, खाद्यान्नों के संकट उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, फूड की भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम एक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम इंटर डिपेंडेंट हैं सप्लाईज़ के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ पर। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसे हम ग्लोबल कनेक्टिविटी कहते हैं, और आज ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पहले नहीं था क्या? तो वहीं से हमारा पहला टॉपिक पिकअप होता है, वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हिसाब से 19th सेंचुरी के पहले का जो भी यहाँ पे इसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड लिया गया है शुरुआत से लेके। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ग्लोबलाइजेशन था। तो ये जो हिस्सा है आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देगा आपको, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी था। यानी आज जब हम 50 साल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ग्लोबलाइजेशन पिछले 50 सालों में हुआ है, पर ऐसा नहीं है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। और इतने हिस्से में हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन मतलब लोगों के बीच में, और किस प्रकार से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं अपने समय में जो भी रही हैं डिफरेंट, तो उनका आपस में किस प्रकार से इंटरलिंकिंग, कैसे कनेक्टिविटी उनके बीच में बढ़ी। तो जब एक दूसरे देश में लोग आते हैं तो किस प्रकार से जो है गुड्स, सामान के साथ साथ मनी के साथ साथ वैल्यूज़, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशंस, डिजीज़ेस, जर्म्स, वो सब हमारे टॉपिक हिस्से आगे मिलेंगे हमको।
तो वो सब भी साथ साथ आता है। और लैंड रूट से उसके अलावा जो कोस्टल रूट्स हैं तो उनसे भी ट्रेड हुआ करता था, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तब भी वेस्ट एशिया से, तो वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पे और व्यापार करने के जो भी मार्ग थे उनमें सब ज़्यादा फेमस थे वो थे सिल्क रूट। कोई एक सिल्क रूट नहीं था, कई सिल्क रूट हुआ करते थे, और ये सिल्क रूट किसको किसको कनेक्ट करते थे वो सब हम पढ़ेंगे। वेस्ट बाउंड थे और नदर्न अफ्रीका तक जाते थे। लैंड रूट्स थे, मीन्स कि लोगों का आना जाना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का पहले भी था। ये भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लोबल कनेक्टिविटी थी पहले, तो इनका आज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाइना से वेस्ट में पहुँचे, ठीक है, चाइना से वेस्ट में पहुँचे, फिर इंडिया में भी आए, कई देशों में गए। अगर आपकी बात करें तो उनसे जुड़ा पास्ता हो गया, और देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए पोटैटोज़ है, सोया है, ग्राउंड नट्स, मिर्च, ये सब जो है हमारे ओरिजिन यानी फॉरेन हम कह सकते हैं कि दीज आर द फॉरेन फूड आइटम्स जो दूसरे देशों के लोगों के द्वारा लाकर हमारे यहाँ इनकी पैदावार की गई, और आज हम इनको एक नॉर्मल सा समझते हैं कि शायद हमारे देश के शुरू से रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो किस प्रकार से जो है जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ना, वो उसने फिर अमेरिका को खोज निकाला, और किस प्रकार से भारत की तरफ भी मतलब एशिया की तरफ भी रूट की खोज हुई, तो समुद्री मार्ग से यूरोपियंस भी आने लग गए। तो वो सब कुछ मिलाकर किस प्रकार से और देशों पे उनका प्रभाव पड़ा वो सब हमको पढ़ना है। और किस प्रकार से एक जो फॉरेन क्रॉप, जैसे यहाँ दिया गया न्यू क्रॉप है ना, जिसकी वजह से आयरलैंड का केस भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पे भूखों लोग मरने के लिए थे, मजबूर हो गए थे जब पोटैटोज़ की क्रॉप फेलियर हुई थी। मतलब एक साधारण सा और सस्ता लोगों के भोजन का ये एक हिस्सा था, तो जब उसकी फसल ख़राब हुई तो कितना बड़ा असर पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की फसल नहीं है, बाहर से आई, और देखिए उस फसल ने किस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे भोजन का हिस्सा बनी। और जब वो पोटैटोज़ की यानी आलू की फसल ख़राब हुई काफ़ी ज़्यादा, तो कितना बुरा असर हमारे ऊपर पड़ा। ये आयरलैंड की घटना है, कितने लोग उसमें मर गए। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से वो खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मिट्टी के अंदर से। तो हाउ अ कंट्री इज़ अफेक्टेड बाई जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर कंट्री, अदर कंट्रीज़, है ना। इसके अलावा जब लोग आए अपने साथ साथ, तो इसमें देखिए 3 चीज़ें हमको कंक्वेस्ट पढ़नी है, यानी कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिला, दूसरे देश के लोगों ने दूसरे देशों पर कब्जा स्टार्ट किया, और अपने साथ बीमारियां लेके आए, और ट्रेड तो वो करते ही थे। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो ट्रेडर्स बन के आए, बाद में उन्होंने कंक्वेस्ट का सहारा लिया। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, एक प्रकार से हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे मोस्ट यूज्ड ट्रेड रूट्स, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ट्रेड रूट्स। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है ना, किस प्रकार से ट्रेड एंड कल्चर गो हैंड इन हैंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो फूड ट्रेवल है, ये जो यहाँ पे दिखा गया है ना, ट्रेवल विद द ट्रेडर्स, तो फूड ट्रेवल भी एक प्रकार से इसी का एग्जाम्पल है ना, कल्चरल एक्सचेंज का। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनी हुई थी, है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, डिफरेंट पीपल के बीच में, उसके एग्जांपल्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे हम आयरलैंड का केस पढ़ेंगे, है ना, किस प्रकार से बाहर के देश के द्वारा लाया गई एक प्रजाति पोटैटो की, तो आयरलैंड क्राइसिस जो फेमाइन का हुआ था 1840 में वो। और उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें पढ़ना है कि सी रूट, जिससे मतलब एशिया को भी कनेक्टिविटी मिली। जो यूरोपियंस थे, मतलब जो यूरोपियंस थे उन्होंने, और अमेरिका को भी खोज निकाला था, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो अब जो यूरोपियंस थे वो एशिया में भी समुद्री मार्ग से आने लगे, मतलब समुद्री मार्ग से आने वाले किसी भी देश के लोग थे ये। और बाकी जो भी विदेशी हमारे भारत में आए वो सब लैंड रूट से आए थे। और अमेरिका में भी यूरोपियंस गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, एशिया में भी कंक्वेस्ट का सहारा लिया, और अमेरिका को भी उन्होंने जीत कर वहाँ पे कब्जा किया। और ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा किस प्रकार से जो यहाँ पे जो मिनरल्स थे, यहाँ पे पेरू का एग्जाम्पल दिया गया, मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया गया ना, ये सब अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। तो किस प्रकार से यूरोप के लोगों ने अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया। अब जैसे सिटी ऑफ गोल्ड का एग्जाम्पल दिया गया ना, एल डोराडो, तो मिनरल्स पे कब्जा करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। और जब डिजीज़ की बात आएगी तो पुर्तगीज़ एंड स्पेनिश का जो कॉलोनाइजेशन अमेरिका का हुआ, तो उसमें हथियार के अलावा डिजीज़ ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि अगर आप मतलब आपके संपर्क में कुछ एलियन बीमारियां लोगों के जरिए आ जाती हैं, तो आपके अंदर उसके लिए जो एक इम्यूनिटी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड इम्यूनिटी लेवल होना चाहिए, वो नहीं होता, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे,
तो वो स्मॉल पॉक्स का शिकार हो जाते हैं। यूरोपियंस के द्वारा जब यूरोपियंस वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी बॉडी पे इनके जर्म्स आते हैं और वहाँ के लोगों के संपर्क में आने पे वो लोग इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ की जो लोग हैं जब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो जो यूरोपियंस को वहाँ पर एक जीत हासिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो नॉट ओनली आर्म्स बट डिजीज़ आल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन फॉर यूरोपियंस टू कंकर द पार्ट्स ऑफ अमेरिका। और हमारे देश में स्मॉल पॉक्स से काफ़ी लोग मरा करते थे, अब तो उस पर कंट्रोल है, जिसे हम चेचक कहते हैं, उस बीमारी का नाम है। देखिए यहाँ लिखा गया है किस प्रकार से डेसिमिटेड होल कम्युनिटीज़, पूरी की पूरी समुदायों को ख़त्म कर दिया इस बीमारी ने, और उन्हें वहाँ के क्षेत्रों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्वेश्चन भी बनते हैं ना, सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा किस प्रकार से जो पॉवर्टी है और हंगर जैसी स्थितियाँ यूरोप की हुआ करती थी, लोग अमेरिका की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और अगर प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो चाइना, इंडिया डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हुआ करते थे, लेकिन बाद में फिर अमेरिका का राइज़ होता है समय के आने के साथ। और जो वर्ल्ड ट्रेड है पूरा का पूरा, देखिए प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो वर्ल्ड जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे वो वेस्ट की तरफ, आज भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उसकी वजह क्या है? शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में चाइना और इंडियन इकोनॉमीज़ ग्रेट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से वेस्ट की तरफ पूरा का पूरा जो एक प्रकार से ट्रेड हब सेंटर यूरोप, वेस्ट यूरोपीय खासकर और अमेरिका बना, वो हमको पढ़ना है। और फिर हम दूसरे टॉपिक 19th सेंचुरी में आएंगे, जहाँ से हम मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड और कोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे और जो है एक प्रकार से मोर इंटरेक्शन है ना, क्योंकि अब यूरोपियन लोग भी एशिया में आना शुरू होंगे, अमेरिका में जाना शुरू होंगे। एक नई चीज़ थी जो पहले नहीं थी। और यूरोपियंस का व्यापार होता था, चाइना से होता था, जो सिल्क रूट है उनके जरिए हमारे यहाँ के व्यापारी जाया करते थे, लेकिन समुद्री मार्ग से आने वाले ये लोग थे। तो सी रूट की डिस्कवरी के बाद काफ़ी चेंजेज आते हैं, तो मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरलिंकिंग जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में होगी, वो बात दूसरी है कि इसे हम आगे चल के कोलोनाइजेशन में कन्वर्जन हुआ देखेंगे। और इसी में आपको जो 3 टाइप ऑफ फ्लोज पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, कि जब व्यापार होता है तो उसमें किस प्रकार से सामान का आदान प्रदान होता है, और दूसरा जो है लेबर का आदान प्रदान होता है, मतलब कि जो मज़दूर हैं, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से एक देश से ले जाकर मज़दूर दूसरे देशों में उनसे काम कराया जाता है, जिसे इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। और तीसरा है लोगों का, यानी पीपल का जो माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो 3 फ्लोज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखें किस प्रकार से एक वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स से किस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया ग्लोबल होती नज़र आती है। वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्री से कनेक्टेड हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। आज हम उसी वर्ल्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं। अगर किसी देश की इकोनॉमी का अगर मतलब वहाँ पे वो इकोनॉमी ख़राब होती है तो उसके आसपास के पड़ोस के देशों पे भी उसका असर पड़ता है। और इसमें हम पढ़ें किस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो कॉर्न लॉज, मक्के की खेती से रिलेटेड था, तो उनको ख़त्म करती है, तो उसका क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से कॉर्न जो मक्का है उसका इंपोर्ट बढ़ जाता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर वो एक देश मतलब जॉब की तलाश में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो फूड प्राइसेस गिरने लगती है ना, क्योंकि जब भाई मक्के का आयात हो गया तो यहाँ जो मक्का पैदा होता था उसके प्राइसेस में कमी आनी शुरू हो जाती है, तो लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप जानते हैं जो ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी, तो इनकम वगैरह बढ़ती है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों की डिमांड उनके यहाँ आती है। तो अब उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे नए नए देश आ जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप है, रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ब्रिटेन के लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने यहाँ एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करते हैं। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और डिमांड को पूरा करने के लिए किस प्रकार से लोग जो है नई नई खेती, नए नए लैंड्स को खेती के अंतर्गत लेके आते हैं। खेती करना है तो वहाँ उनको रहना भी पड़ेगा, फिर होम्स, घर बनेंगे, सेटलमेंट्स बनेंगे, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें कहीं ना कहीं से लाके पूरा करना है। तो फिर पैसे की ज़रूरत है तो आप या तो आप लोन लोगे या आपका खुद का पैसा होगा, तो फाइनेंशियल सेंटर्स डेवलप होना शुरू हो गए, जैसे लंदन हो गया। और जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ पे लेबर की कमी पूरा करने के लिए लोग जॉब की तलाश में इन देशों में भी जाने लग गए। देखिए पीपल का मूवमेंट हो रहा है, कैपिटल की भी बात इसमें हो रही है, जो हमने 3 फ्लोज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया किस प्रकार से 50 मिलियन लोग यूरोप से जो है वो अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं जॉब की तलाश में, और लगभग 150 मिलियन के लगभग 15 करोड़ जो है वो माइग्रेट कर गए थे अपने घरों को छोड़कर, है ना, समुद्रों को पार करते हुए अपने बेटर फ्यूचर की तलाश में। तो ये भी उस समय हुआ था। अब देखिए माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन दूसरे कंट्रीज़ में हो रहा है, जॉब की तलाश में हो रहा है,
तो एक प्रकार से देख रहे हैं ना कि हाउ द कंट्रीज आर गेटिंग कनेक्टेड। और ये भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से कोई गरीब मुल्क है, कोई अमीर मुल्क है, और इस प्रकार से लगभग 1890 तक आते आते एक ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी से क्या मतलब है वो सब तो हम ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे ही, नहीं तो ट्यूटोरियल खुद ही लंबा हो जाएगा, तो सब यहीं बताना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर आपको इंडिया का भी एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा, पंजाब का, और पंजाब में हमें कैनाल कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैनाल्स टू ट्रांसफॉर्म। जो डिजर्ट वाला इलाका है तो वहाँ पे किस प्रकार से पानी पहुँचाकर खेती की जा सकती थी सिंचाई के माध्यम से। तो इरिगेशन नेटवर्क का डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कैनाल कॉलोनीज यहाँ पे लिखा गया है। तो एग्रीकल्चरल डिमांड एक कंट्री की दूसरा कंट्री पूरा कर रहा है ना, यही तो है एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इसी प्रकार से आप कॉटन में ले सकते हैं, है ना, रबर की खेती के ले सकते हैं, ऐसे सब एग्जाम्पल आपको पढ़ना। और ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का होता है। आज तो हम सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से और ऑनलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से पता चला कि हमें कोई टीचर अमेरिका में बैठ के पढ़ा रहा है। तो ये जो जुड़ाव है, ऐसा लगता है जैसे मतलब मिनटों में क्या सेकंडों में हम कनेक्ट होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एकदम करीब लेके चल, द वर्ल्ड हैज़ श्रंक, इतना श्रंक हो गया है वर्ल्ड कि हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो एक ग्लोब है गांव बन गया है, मॉडर्न विलेज। तो टेक्नोलॉजी का तो अपना बहुत बड़ा रोल है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ। जो शिप्स हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं ना, तो वो सब हम यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना, रेलवेज़ का, स्टीम शिप्स का, टेलीग्राफ का। ये सब इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया और लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ को और पास लेके आए। लेकिन इससे काफ़ी दुनिया पर फ़र्क भी पड़ा, चाहे सोशल क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, और कॉलोनाइजेशन को भी बढ़ावा मिला। और कॉलोनाइजेशन की वजह से जो न्यू इन्वेस्टमेंट है ना, अगर अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में भी, रेलवेज़ में भी इन्वेस्ट किया। तो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और जब आगे चलेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, वो है मीट के कारोबार से रिलेटेड, है ना, कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहले अगर ए कंट्री से बी कंट्री में सामान जाना है, मीट की सप्लाई होनी है, यानी अमेरिका से यूरोप ले जाना है, तो सीधा जानवर जाते थे, फिर वहाँ उनको काटा जाता था जैसे फ्रेश मीट उपलब्ध उसके। लेकिन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी की चेंजेज आए, जिसमें रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, है ना, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, उसका आविष्कार होने के बाद क्या हो गया कि सीधा सीधा यहीं स्लॉटरिंग हो जाती थी, यहीं मीट तैयार हो जाता था, और उसके बाद वो रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में यूरोप पहुंच जाता था। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा कि उसके दाम में कमी आई, और निश्चित है कि जो गरीब लोग थे वो भी उसको अफोर्ड कर सकते थे। और उस अफोर्ड करने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ी। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़कर किस प्रकार से प्रभावित करती हैं पूरे के पूरे सोशल फैब्रिक को, इकोनॉमिक फैब्रिक को, वो सब सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और जो गरीब लोगों का पहले भोजन था ब्रेड एंड पोटैटोज़, अब वो उसमें मीट भी शामिल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम लेट 19th सेंचुरी में पढ़ेंगे तो बहुत ही फेमिलियर वर्ड है हमारे लिए, वो है कॉलोनियलिज्म को भी बढ़ावा मिला। हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो इसीलिए आए कि ट्रेड के माध्यम से किस प्रकार से वो अपनी कंट्री को और ख़ुद को इनरिच कर सकते हैं, है ना, भारत की दौलत को लूट कर, यहाँ के मिनरल्स को, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को। और इस प्रकार से उन्होंने एक देश में नहीं कई जगह जाकर अपने इस प्रकार से कब्जे जमाए। तो ये कॉलोनियलिज्म है, क्योंकि अगर अब कुछ भी प्रोडक्शन आपके यहाँ हो रहा है तो आपको मार्केट तो चाहिए ना। यानी अगर इंग्लैंड में कोई चीज़ बन रही है तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको बिकना, बेचने के लिए वो वहाँ जाकर मार्केट में उनको फैला देते थे। और इसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था कि वहाँ वो अपना एक प्रकार से साम्राज्य भी स्थापित कर लेते थे। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी, मार्केट का बहुत बड़ा रोल रहा है कॉलोनाइजेशन की वजह में, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाके कोई दूसरा देश कब्जा करता है तो वहाँ पे लोगों की जो फ्रीडम्स है वो बाधित होती थी, वहाँ की जीविका, मतलब किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उसका असर पड़ता है उस पर। तो यूरोपियन कंक्वेस्ट का ये पूरा का पूरा रहेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। और जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ एक हम अफ्रीका का भी एग्जाम्पल लेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ आके अपना देखिए किस प्रकार से डिफरेंट टुकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने क्षेत्र को जीत कर अपने में पूरे अफ्रीका को डिवाइड करती हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं ना, जैसे 1885 में जो यूरोपियन पावर थी बर्लिन में मीट करती हैं, तो किस वजह से मीट करती हैं, क्यों मिलती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, अफ्रीका का डिवीज़न। और फिर यहाँ पे हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो है रिंडरपेस्ट, किस प्रकार से जो कैटल प्लेग था यानी जानवरों में फैलता था, और ये भी अफ्रीका से रिलेटेड है कि किस प्रकार से अफ्रीका के जो लोग थे
वो खेती करते थे और जानवर भी पालते थे और खुश थे। उन्हें जो लेबर यानी कि मज़दूरी करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो यूरोपियंस होते हैं उन्हें मजबूर कर देते हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से जब उनके जानवर ख़त्म होने लगते हैं तो बेचारे इनका लाइव स्टॉक ख़त्म होने लगता है, तो पॉवर्टी और हंगर से गुजरना पड़ता है। लेकिन अफ्रीका में काफ़ी वास्ट रिसोर्सेज थे, तो यूरोपियंस पहुँचकर यहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। और बदलने का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, वो उन्हें मजदूरी एक प्रकार से किस प्रकार से देखिए साउथ अफ्रीका में मज़दूर काम कर रहे हैं जैसे गुलाम हो, तो इनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराते हैं, क्योंकि बेचारे जब उनके पास घर में खाने पीने की दिक्कत होगी तो मजबूर होकर बेचारे ये काम करते थे और ज़बरदस्ती भी करवा लिया जाता था। और यहाँ पे भी जो रिंडरपेस्ट वाली बीमारी है, इसमें जो ब्रिटेन से आने वाले जो जानवर थे उनसे जो अफ्रीका के जानवर थे उनमें फैलती है ये। स्मॉल पॉक्स जो था वो यूरोपियन पीपल के माध्यम से जो अमेरिकन नेटिव पीपल थे वहाँ फैलती है। वहाँ वो लोग तबाह होते हैं, यहाँ पे लोग तबाह होते हैं। और यही कहानी लगभग हर जगह देखने को मिल जाती है, सिमिलर स्टोरीज़ कि जो वेस्टर्न कंक्वेस्ट था, यूरोपियंस जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने अपने मतलब की चीज़ों के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज किया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेंचर्ड लेबर के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ बताया गया किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे करार करके उनको ले जाया जाता था और टाइम ख़त्म होने के बाद अपने घर लौट सकते थे। तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंडेंचर्ड लेबरशिप क्या होती है और किस प्रकार से भारत के लोग भी श्रीलंका जैसे देशों में और मॉरिशस, फिजी वगैरह है ना, यहाँ पे और कैरेबियन आइलैंड्स में भी लोग गए, फिर वहाँ जाके बस भी गए काफ़ी ज़्यादा लोग, और क्या उनके अधिकार थे, है ना, वो सब। और एक कल्चरल फ्यूजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और वो कल्चरल फ्यूजन क्या है जब हम टॉपिक पे आएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडेंचर्ड लेबर जो वहाँ गए तो वहाँ की कल्चर और इनकी खुद की कल्चर दोनों मिलकर एक नई कल्चर बन जाती है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, ये सब हम 19वीं सेंचुरी का पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से इनकी क्या भूमिका थी। तो इनमें भी बड़े बड़े बैंकर्स थे, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको नटुकोटई छिट्टियार्ड्स हैं, शिकारीपुरी श्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भी जो है यूरोपियंस को फॉलो करते करते अच्छे खासे फाइनेंसर्स बन गए थे। और इंडियन ट्रेड ने किस प्रकार से एक ग्लोबल सिस्टम को प्रभावित किया, उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी हम स्टडी करेंगे। किस प्रकार से जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है ना, उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल्स मंगा के और बने बनाए कपड़े यहाँ भेजकर यहाँ की वीविंग कम्युनिटी को समाप्त कर दिया, यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। तो भारत ने उस वक्त किस तरह से काम चलाया वो सब हम पढ़ेंगे। और जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेड सरप्लस जो था वो जो ब्रिटेन का था उसका क्या रोल प्ले होता है, किस प्रकार से इंडिया उसमें इंडिया के साथ जो ट्रेड सरप्लस था वो किस प्रकार से हेल्प करता है उसको चाइना से या अदर कंट्रीज से एक बैलेंस बनाने में। यानी इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द 19वीं सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, वो सब हम पढ़ेंगे। और ये देखिए मैप यहाँ दिया गया किस प्रकार से, यहाँ पे ये जो है आपकी जो वाटर बॉडी है, जो ओशन कनेक्टिविटी है, ये डिफरेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये लाल लाल, ये सब सिल्क रूट्स हैं जो यहाँ पे गए हुए हैं, वेस्ट यूरोप में गए हैं, अफ्रीका तक गए हुए हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरवार इकोनॉमी में हमें पढ़ना है किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और इसमें हम केस पढ़ेंगे ब्रिटेन का कि किस प्रकार से ब्रिटेन पे इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से वो हैविली मतलब बर्डनड हो जाता है लोन से, क्रेडिट से जो उसे अमेरिका से मिलता है। और वार रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, चेंजेस हैं, वो हमको इसमें पढ़ने हैं। किन किन के बीच में लड़ा गया था वो सब हम देखेंगे आगे हैं, यहाँ फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं। और इसमें हम ये देखें किस प्रकार से जो इंडस्ट्रीज थी उसमें वार रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वीमेन भी वो काम करने लगती हैं जो कभी पुरुष किया करते थे मजबूरी में, क्योंकि भाई उन्हें घर संभालना है। और किस प्रकार से जो अमेरिका है वो एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाता है और इससे यूएस की पावर में इजाफा होता है। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ दी गई है ना, देखिए बॉम्ब वगैरह बन रहे हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। फिर पोस्ट वार रिकवरी भी हमें पढ़नी है। पोस्ट वार रिकवरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से युद्ध ख़त्म हो जाता है तो क्या चेंजेस किए जाते हैं, किस प्रकार से ब्रिटेन जो है अपनी जो एक डोमिनेंट पावर थी एक प्रकार से जो इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसे खो देता है, दोबारा रिटेन नहीं कर पाता। और भारत पे जो उसका एक पोजीशन थी इंडियन मार्केट में उसे वो रिटेन नहीं कर पाता। तो वो सब आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जिसने जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से लोग कंज्यूम करना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होता है, तो वो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और इसी में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यूएस का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और इसमें हम आगे चल के देखेंगे किस प्रकार से जो डेट्रॉइट यानी जो व्हीकल
जो मैन्युफैक्चरिंग उसका हब है, तो किस प्रकार से असेंबली लाइन का उपयोग करते हुए जो कार निर्माता थे, है ना, मिस्टर फोर्ड, तो फोर्ड का जो फैक्ट्री सिस्टम था वो कैसे काम करता था, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और किस प्रकार उन्होंने क्या 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 फॉर्मूला अपनाया था, किस प्रकार से वो जो मजदूरी उसे डबल कर देते हैं पर प्रोडक्शन इतना ले लेते हैं कि वो जो मजदूरी डबल करने से नुकसान है उसकी भरपाई हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ता है, किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर पर इसका असर पड़ता है, और फिर आगे चल के किस प्रकार से ग्रेट डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आज हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हैं, तो किस प्रकार से उस वक्त के लोग जो थे रेफ्रिजरेटर, कंज्यूमर गुड्स से वाशिंग मशीन एट्सेट्रा उसको हायर परचेज सिस्टम से खरीदते थे, यानी क्रेडिट के जरिए खरीदते थे और इंस्टॉलमेंट्स में पे करते थे, है ना। ये चीज़ें आज भी हैं और उस समय शुरू हुई थी। इतना मॉडर्न जो हम कहते हैं एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो डिप्रेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और ये डिप्रेशन जो है 1929 से लेकर लगभग 1935 तक रहा, 1929 से लगभग 1935 तक रहा। कहीं पे पहले ख़त्म हुआ, कहीं पे देर में ख़त्म हुआ, धीरे धीरे करके इस प्रकार से। तो किस प्रकार से जो डिप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन वो पड़ा रह जाता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होती, खरीदते नहीं है, तो नया प्रोडक्शन होना नहीं है, और चूँकि पैसा नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अब प्राइसेस गिर रही हैं, उनकी इनकम कम हो रही है, तो एक प्रकार से गलट बन जाता है मार्केट में। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी प्राइस गिर जाती है, तो जो किसान होते हैं वो बेचारे गरीब हो जाते हैं, डेट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। और इंडिया के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा वो भी हमें पढ़ना है। और किस प्रकार से फार्मर से ज़्यादा असर पड़ा अर्बन डेवलपर्स की अपेक्षा, क्योंकि अर्बन डेवलपर्स जो है वो सैलरीड पीपल हुआ करते थे, है ना, और इस वजह से उनके ऊपर कम असर पड़ा। और किस प्रकार से जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स है उसने जो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो भी हमें देखना है, सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद आएंगे कि किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है फिर, और उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आती है, तो किस प्रकार से फिर एक पोस्ट वार रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। पोस्ट वार इरा वो हमें पढ़ना है, किन किन के बीच में लड़ा गया था वो सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही, है ना। एलाइज़ हैं और जो एक्सिस पावर थे उनके बीच में लड़ा गया था, कितनी तबाही मची थी वो सब हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और किस प्रकार से दो बड़ी पावर का उदय होता है वो भी हम देखेंगे। इसमें जो है सोवियत यूनियन और यूएस का इमर्जेंस, है ना, ऐसे डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आज तक बनी हुई है। और उसके बाद हमें पोस्ट वार जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम, जिसे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, तो वो हम पढ़ेंगे। वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, किस प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक है, एक आईएमएफ है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वर्ल्ड बैंक है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स। किस प्रकार से उसमें यूएस की पावर आज भी चलती है। और फिर हम दो एक्सचेंज रेट के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे चलकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शुरुआत का क्या समय था, तो वो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम किस प्रकार से काम कर जाता है और किस प्रकार से जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी होती है, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है, सब आंकड़े हम देखेंगे। और काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड को ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उन्हें नहीं होता। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है काफ़ी जो इंडिपेंडेंट नेशंस बन के आते हैं, जो कॉलोनीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो किस प्रकार से वो गरीबी से गुजर रही होती हैं, वहाँ मदद चाहिए होती है ना, ओवरबर्डन विद पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एट्सेट्रा। तो कॉलोनियल पीरियड की वजह से ऐसा होता है ना। भारत को भी देखो कितने दिन अंग्रेज़ों के शासन के बीच में रहा, तो एक पंगु बन गया एक प्रकार से, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट कर रही थी, फिर यहाँ पे आके डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं, वो हम पढ़ेंगे। और जो आज भी हो रहा है, उस समय भी जो कॉलोनियल पावर्स थी, वो जो देश आज़ाद हो गए थे उनके ऊपर फिर भी कहीं ना कहीं किसी रूप में वो रिसोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करती थी। और जो एमएनसीज़ हैं, आज क्या एमएनसीज़ आती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं ना, और हम लोग भी जो है विदेशी सामान खरीद के उन्हीं की मदद कर रहे हैं। तो अब उन्हें अगर कोल्ड ड्रिंक्स देना है, कुछ देना है, तो वो इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगी। तो इस प्रकार से यूएसए की एमएनसीज़ है ना, वर्ल्ड फेमस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं।
तो मैनेज टू सिक्योर राइट्स के प्रकार से वो राइट सिक्योर कर लेती थी और नेचर रिसोर्सेज को डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूज़ करती हैं। तो इसकी वजह से फिर एक ग्रुप बनता है जिसे हम ग्रुप ऑफ 7 है G77 ग्रुप ऑफ 77 G77 ग्रुप करते हैं। क्यों बना, क्या वजह थी, क्या डिमांड थी इनकी, है ना। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो आज भी है कि किस प्रकार से हम अगर इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे तो वर्ल्ड लेवल पे सुनी जाएगी। तो वो सब हमको पढ़ना है। और जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था वो बाद में ख़त्म भी होता है, मतलब ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट हो जाता है, डॉलर की वो पावर नहीं रह जाती। और लगभग 1970s तक आते आते काफ़ी बदलाव फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पीरियोडिक डेट आज भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। किस प्रकार से आप देखते हैं श्रीलंका में क्राइसिस था, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो उसमें चाइना का हाथ माना गया, किस प्रकार से उन्हें पैसा दे दे के एक प्रकार से पंगु बना दिया, है ना। पाकिस्तान का भी नाम उसमें आता है, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ का नाम आता है, स्मॉलर कंट्रीज़ का नाम आता है। तो जो प्रेडेटरी अप्रोच है ये पहले हुआ करता था, तो अभी भी देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ एकदम कर्ज में डूब जाती हैं। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से 1970 से जो एमएनसीज़ हैं उनका जो एशियन कंट्रीज़ की तरफ झुकाव होता है ना। अब देखिए चाइना जो है, दुनिया भर की कंपनीज़ वहाँ पे एक प्रकार से, चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है। एप्पल के मोबाइल्स भी चाइना में बनते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये जो यहाँ पे एशिया कंट्रीज़ की तरफ थाईलैंड, ये जो वियतनाम है, इंडिया है, चाइना है ना। तो यहाँ पर जो सामान बन रहा है, मतलब बाहरी कंपनियाँ आके, अमेरिका कंपनियाँ आके, यूरोप की कंपनियाँ आके बना रही हैं, तो उसकी क्या वजह है, यानी शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एटसेट्रा। तो वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से जो लो वेजेस की वजह से ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और एमएनसीज़ में होड़ लगी रहती है, किस प्रकार से जो है हमें मार्केट पे कब्जा करना है। तो सारी चीज़ें एक जिस्ट मैंने आपको दे दिया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी में देखने को आज मिल रही है, तो इस रूप में ना सही, लेकिन ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, ग्लोबल कनेक्टिविटी पहले भी थी, आज बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की वजह से। और एक इंटरडिपेंडेंस जो है, डिपेंडेंसी वो बढ़ गई है एक देश के दूसरे देश पर। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में यानी 19वीं सेंचुरी के पहले कैसे था, 1815 के पहले कैसे था, वो हमें पढ़ना है। लेकिन जब सी रूट की डिस्कवरी होती है, एशिया और अमेरिका से कनेक्टिविटी बनती है यूरोपियंस की, तो कितना बड़ा बदलाव आता है। वो आते हैं तो कैरियर्स के रूप में जर्म्स आते हैं, तो बीमारियाँ होती हैं, किस प्रकार से अमेरिकन कम्युनिटीज़ तबाह होती हैं, है ना। ब्रिटिशर्स कैटल के ऊपर जो जर्म्स आते हैं, पेस्ट आते हैं, किस प्रकार से रेंडर पेस्ट अफ्रीका को तबाह करने में रोल निभाते हैं। कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि वो जाके वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। तो किस प्रकार से वो डिफरेंट कंक्विस्ट में मार्केट, जैसे इंडिया है और अमेरिकन बाज़ार थे, जो साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है ना, यहाँ सब जगह एक मार्केट में अपने। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने के बाद किस प्रकार से जो वॉर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, औरतें किस प्रकार से आदमी वाले काम करना शुरू करती हैं मजबूरी में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब थोड़ा बहुत रिकवरी शुरू होती है ना, तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह क्या थी वो हमें पढ़ना है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निपटने के लिए फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम बनाया जाता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम बनने के बाद वहाँ फ़ायदा तो होता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, काफ़ी इजाफा होता है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन फिर उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर उनको सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन वही बात है कि जो कॉलोनियल पावर्स पहले हुआ करती थी, उनके जो देश थे जो उनके कब्जे में थे वो आज़ाद हो चुके होते हैं। तो जैसे इंडिया भी है, तो वहाँ पे किस प्रकार से अपना प्रभाव बनाए रखना है उसकी कोशिश आज भी जारी है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना एक ग्रुप बनाती हैं G77 का, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो किस प्रकार से धीरे धीरे ये जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ते और ये आज के स्तर पर पहुँचा है। तो ये कुछ अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि कितने एलिमेंट छोटे हैं जो हमें पढ़ने हैं और उनके मेन पॉइंट्स। और जब हम ये 3-4 पार्ट में है, तो 3-4 पार्ट में ट्यूटोरियल ख़त्म करेंगे। मच्छर बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और उसमें सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, नोट्स भी आपको देंगे। ओके, सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, सेइंग यू गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी वेल एंड लर्न वेल। Bye bye.